नमस्कार साथियों, मैं सरिता नायक आप सभी का एसएससी लाइट पर स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप सभी बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने वाले सतत प्रयास में आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। आज की क्लास में हम देखेंगे हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, भारत के प्रथम नागरिक, गणराज्य के प्रमुख, भारतीय संविधान के प्रमुख। ठीक है, तो इतने शब्द जो है मैंने प्रयोग किए हैं। तो देश के प्रमुख से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आना जाहिर सी बात है ना। एग्जाम्स में क्वेश्चन आना जाहिर सी बात है। जिनको देश का प्रमुख कहा जा रहा है, देश का प्रथम नागरिक कहा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उनसे एग्जाम्स में कई सारे क्वेश्चंस आए होंगे। ट्रस्ट में फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर्स ने पूछे हैं। ना केवल राष्ट्रपति से क्वेश्चंस आपके वनडे एग्जाम्स में आते हैं, वन लाइनर एग्जाम्स में आते हैं, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, सीडीएसई, जितने भी एग्जाम्स हैं जहां जहां राज्य व्यवस्था से क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिटी से क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे राष्ट्रपति टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारे प्रथम नागरिक हैं, भारत के संवैधानिक प्रमुख हैं। गुड इवनिंग विकास। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जाहिर सी बात है आज की क्लास में सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, तो हम एक या दो क्लास में, या मे बी अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ी तो 3 क्लास में हम पूरे राष्ट्रपति से जितने अभी तक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए आपके एग्जाम्स में, 1 बाय 1 करके देखेंगे। और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग उसमें सहयोग करेंगे और चेक करेंगे कि आपकी राज्य व्यवस्था पॉलिटी की तैयारी कहाँ तक है। ठीक है, इससे आप खुद को चेक कर पाएंगे कि आपकी तैयारी किस स्तर पर है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं तो एक स्मार्ट स्टूडेंट की जो है पहचान यही होती है कि वो उस एग्जाम की डिमांड समझे, किस पैटर्न में वो एग्जाम है। राइट, आपको किसी भी सब्जेक्ट पे पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो एग्जामिनर्स हैं किस तरीके से हमारे लिए क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा रहा है। तो ये कोई भी टीचर आपको बच्चों नहीं बता पाएगा, कोई भी नहीं समझा सकता, बता सकता, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस से ही जो है चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए आज जो हम टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उससे 1 बाय 1 करके सारे एमसीक्यूज अटेंड करेंगे, सारे क्वेश्चंस अटेंड करेंगे। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही किसी टीचर ने डिजाइन नहीं कर दिए हैं, तो ये कितने ऑथेंटिक है आप इससे समझ सकते हैं कि ये पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, पहले एग्जाम्स में जो है ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ये अपने आप में जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, गुड इवनिंग बच्चों। चलिए बिना वक्त बर्बाद किए हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 करके। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? भारत में विकास जी का कहना है मैम आपकी क्लास में इनडायरेक्टली यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस देखने को भी मिलते हैं। थैंक यू, प्लीज ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। अच्छा, आप खुद से एक चीज सोच के देखिए, एक राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट है, विषय है, अब उसमें टॉपिक वही प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, महाधिवक्ता, यही बॉडीज तो रहेंगी। आप किसी भी, जब भी आप राज्य व्यवस्था उठा के पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें वही सब चीजें पूछी जाएंगी। मूल अधिकार पूछे जाएंगे, नागरिकता पूछी जाएगी, राज्य की नीति निदेशक तत्व तो पूछे जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो टॉपिक तो वही सेम रहने हैं। हाँ, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज होता है यूपीएससी में, पीसीएस में, और ये वनडे एग्जाम्स जो होते हैं, अभी जो वनडे एग्जाम्स हैं वो भी अपना लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ाते जा रहे हैं। पहले होता था कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते कि मूल अधिकार किस भाग में, बड़े सिंपल से बेसिक से क्वेश्चंस आते थे। अब जब हम एग्जाम्स को देख रहे हैं तो उसमें हम ये देखने के लिए मिल रहा है कि हाँ, उनका थोड़ा सा लेवल बढ़ता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं वहां पे मैच होगा ही होगा। चलिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसका करेक्ट आंसर जैसे कि टीएस शर्मा ने दिया है और मोहन जी का आंसर आया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चेक करते हैं।
इसमें पूछा जा रहा है जो हमारे देश के प्रमुख नागरिक हैं, प्रथम नागरिक हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? क्या प्रत्यक्ष रूप से होता है, केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है, केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है, या फिर अप्रत्यक्ष चुनाव होता है? ठीक है, इसमें पहली बात तो ये पूछा जा रहा है कि कैसे होता है, ना कि ये पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो जाहिर सी बात है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है हमारे राष्ट्रपति का। हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। निर्वाचक मंडल का निर्माण होता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, और उस निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, राष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, और इसमें भाग कौन लेता है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। ठीक है, पूरी मोहन कह रहे हैं कि मैम बफर हो रहा है लाइव क्लास में, क्लियर नहीं है। मे भी टेक्निकल इश्यू हो, क्योंकि अभी यहाँ पे बारिश का मौसम है, तो शायद उस वजह से नेटवर्क इश्यू आ रहा है आप सभी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के चुनाव से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन फ्रेम किए हैं कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय, ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है, आनुपातिक मत प्रणाली होती है, खुली मत प्रणाली होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। यह एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है, मत गुप्त मतदान के माध्यम से डाले जाते हैं। ठीक है, कैसे मतदान होता है? गुप्त मतदान होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक मंडल जो है शामिल जो नहीं होता है, वो आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के जो निर्वाचक मंडल है उसमें शामिल नहीं होता है? देखो, कुछ बेसिक सी चीजें आपकी राष्ट्रपति से संबंधित पूछी जाती हैं, सारी चीजें तो नहीं। वैसे तो राष्ट्रपति खुद में ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन फिर भी कुछ चीजों को बार बार जो है रिपीट करके पूछा जाता है, रिपीटेडली चीजें आती हैं। तो एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिसमें कौन कौन भाग लेता है, कौन कौन शामिल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होता है? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, मैंने अभी बताया था, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आपके राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये तीनों ही जो है इसमें शामिल होते हैं, तीनों ही जो है इसमें शामिल होते हैं। वहीं राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, तो राज्यों की विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो विधान परिषद के जो है लोग इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो विधान परिषद के लोग इसमें भाग नहीं लेते हैं, तो इनकरेक्ट आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? अब फिर से वही फैक्ट आपसे पूछा जा रहा है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके और क्वेश्चन को अलग तरीके से फ्रेम कर दिया है।
बाकी फैक्ट जो है वही आपसे रिपीटेडली पूछा जा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन शामिल होता है यही आपको बताना है। केवल राज्यसभा के सदस्य होते हैं, केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, केवल राज्य विधानसभाओं के सदस्य होते हैं और लोकसभा के सदस्य होते हैं, या फिर राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। फैक्ट सेम वही है, बस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से डिजाइन कर दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर डी होगा, विकास जी का करेक्ट आंसर है। अब ये देखिए स्टेटमेंट आए हुए हैं, राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इजंट करेक्ट रिगार्डिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको चलिए तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, राष्ट्रपति पद के कार्यकाल की समाप्ति से पहले उत्तराधिकारी का चुनाव होना चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों? नेक्स्ट, राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्षों के लिए पद पर बने रहते हैं। पद धारण करने से 5 वर्षों तक पद पर बने रहते हैं। अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद वह तब तक पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि उसका उत्तराधिकारी ना आ जाए। राष्ट्रपति का चुनाव इस आधार पर स्थगित किया जा सकता है कि निर्वाचक मंडल जो है अधूरा है। चलिए, तो इसमें कहा जा रहा है ये सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अब इनको हम एक बार याद कर लेते हैं, रिपीट करके देख लेते हैं कि राष्ट्रपति अपने पद के कार्यकाल की समाप्ति से पहले उत्तराधिकारी का चुनाव हो जाना चाहिए, करेक्ट है। राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्षों तक के लिए पद पर बने रहते हैं, ठीक है। वहीं अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद वह तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक कि उनका नया उत्तराधिकारी पद को धारण नहीं कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, राष्ट्रपति का चुनाव इस आधार पर स्थगित किया जा सकता है कि निर्वाचक मंडल अधूरा है। तो निर्वाचक मंडल अधूरा है या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ेगा, राष्ट्रपति के चुनाव को जो है इलीगल नहीं ठहराया जाएगा, स्थगित नहीं किया जाएगा। निर्वाचक मंडल पर राष्ट्रपति का चुनाव जो है निर्भर नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को प्रस्तावित करने के लिए न्यूनतम कितने निर्वाचकों की आवश्यकता होती है? हम क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू रखते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को प्रस्तावित करने के लिए न्यूनतम कितने निर्वाचकों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए 50 निर्वाचक, 20 या 50 और 15। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 50 निर्वाचकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 50 निर्वाचकों की आवश्यकता होती है, ठीक है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। इसमें देखते हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों की आवश्यकता होती है। यह प्रावधान निर्वाचन प्रक्रिया में गंभीरता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। सभी प्रस्तावक और अनुमोदक निर्वाचक मंडल के सदस्य होने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने के लिए पात्र नहीं है यदि, वन बाय वन करके स्टेटमेंट चेक करेंगे कि वह उम्मीदवार है या फिर उसने अभी तक राज्य विधानसभा में बहुमत सिद्ध नहीं किया है या फिर वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य है। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि राज्य के विधानमंडल के उच्च सदन का मतलब क्या होता है, ठीक है। वहीं वह राज्य के विधानमंडल का निचले सदन का सदस्य है। तो उच्च सदन राज्य स्तर पर देखा जाए तो बोला जाता है राज्यों की परिषद को, विधान परिषद को, और निचले सदन को बोला जाता है विधानसभा। यदि आपको ये नहीं पता है कि उच्च सदन विधान परिषद को कहा जाता है और निम्न सदन कहा जाता है विधानसभा को,
तो जो आपकी विधान परिषद होती है उसके सदस्य तो वैसे भी जो राष्ट्रपति चुनाव होता है उसका निर्वाचक मंडल होता है उसमें भाग नहीं लेते हैं। तो ये जो है स्टेटमेंट यही जो है इनकरेक्ट होगा, और इनकरेक्ट जो है वही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट होगा। ठीक है, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। भारत में राष्ट्रीय चुनाव में राज्य विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से विभाजित कर प्राप्त भागफल के 1000 गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान में 1997, यहाँ जनसंख्या का तात्पर्य क्या है? जो जनसंख्या इस क्वेश्चन में पूछी गई है तो वो किस ईयर की जनगणना के आधार पर होता है? ठीक है, और ये जो जनसंख्या है, चलिए तो यहाँ पे जिस जनसंख्या की बात कही जा रही है तो जनसंख्या का कैलकुलेशन कब का है? ऑप्शन नंबर सी 1971 का। 1971 की जनसंख्या के आधार पर जो है निर्धारण किया जाता है। ठीक है, चलो एक बार इसे देखते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतों का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधारित है। इस व्यवस्था को 84वें संविधान संशोधन द्वारा 2001 द्वारा आगे बढ़ाया गया था। इसका उद्देश्य राज्यों के बीच संतुलन को बनाए रखना है। तो कौन सा संविधान संशोधन इससे रिलेटेड है? 84वां संविधान संशोधन जो है 2001 की बात कही गई है, और यहाँ पे जनसंख्या जनगणना का आधार माना गया है 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की पात्रता जो है क्या होनी चाहिए? लास्ट क्या है? जो नहीं होनी चाहिए वो आपको चूज करनी है इसमें से। ठीक है, जो नहीं होनी चाहिए वो आपको चूज करनी है। राष्ट्रपति पद का यदि कोई व्यक्ति उम्मीदवार है तो उसमें क्या है, शर्तें क्या क्या होनी चाहिए कि उनकी एज क्या होनी चाहिए? 35 प्लस होनी चाहिए। ठीक है, वहीं क्या वो शिक्षित होना चाहिए, लोकसभा सदस्य के रूप में चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो। तो जाहिर सी बात है यदि हम देश के प्रथम नागरिक का चुनाव कर रहे हैं तो वो भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए, और वहीं 35 प्लस एज भी होनी चाहिए, शिक्षित होना जरूरी नहीं है, और लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए अर्हता होनी चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए, अब तक हमारे देश में जितने राष्ट्रपति बने हैं क्या उनमें से ऐसा कोई राष्ट्रपति है जो शिक्षित ना रहे हो? अनएजुकेटेड कोई हमारे देश के प्रेसिडेंट बने हैं, अभी तक चुनाव हुआ है, अनएजुकेटेड प्रेसिडेंट आपको बताना है। ठीक है, वो बताना है, जबकि शिक्षित होना कोई शर्त नहीं है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सांसद या विधानमंडल का सदस्य राष्ट्रपति के रूप में चुना जा सकता है, लेकिन यदि एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और एक विधानमंडल के सदस्य को एमएलए और एमएलसी, ठीक है, तो इनमें से जो है यदि व्यक्ति चुना जाता है राष्ट्रपति के रूप में, उसमें देखते हैं क्या क्या शर्तें होंगी। उसे चुनाव लड़ने से पहले अपनी सीट से इस्तीफा देना होगा, चुनाव के 6 महीने के भीतर अपनी सीट छोड़नी होगी, जैसे ही वह चुना जाता है अपनी सीट छोड़नी होगी, सांसद चुनाव लड़ सकता है लेकिन विधायक नहीं। इनमें से कौन सी शर्त जो है होनी चाहिए यदि एक सांसद या विधानमंडल का सदस्य राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है? तो देखिए इसमें जो करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। इसमें वो कह रहे हैं कि जैसे ही चुनाव होगा, जैसे ही व्यक्ति चुना जाएगा एज अ राष्ट्रपति, एज अ प्रेसिडेंट, तो जाहिर सी बात है उन्हें क्या करना होगा, अपनी सीट जो है छोड़नी पड़ेगी। क्या करना होगा? अपनी सीट जो है छोड़नी पड़ेगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद पर पुनः चुनाव के लिए पात्रता शर्तों को प्रावधान करता है? ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें हमारे देश में राष्ट्रपति को क्या एक से अधिक बार चुना जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल चुना जा सकता है।
तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो पुनः चुने गए हैं, जो एक से अधिक बार हमारे देश के राष्ट्रपति बने हैं, ऐसे राष्ट्रपति का नाम आपको बताना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद पर पुनः चुनाव के लिए पात्रता शर्तों का प्रावधान है। हमारे देश में यदि राष्ट्रपति हैं तो वो एक से अधिक बार से चुने जा सकते हैं, लेकिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो 2 बार से अधिक नहीं चुने जा सकते। तो हमारे देश के राष्ट्रपति में और अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में ये डिफरेंस होता है। तो आपको बताना है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो एक से अधिक बार हमारे देश में चुने गए हैं। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर जो है 57 ऑप्शन नंबर डी कहता है कि राष्ट्रपति हमारे देश में पुनः उनका चुनाव किया जा सकता है। ठीक है, यदि राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है, यदि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो इसे किसके पास भेजा जा सकता है? तो देखिए, जो देश के प्रथम नागरिक कहे जा रहे हैं और उनके चुनाव से संबंधित यदि कोई वाद विवाद है तो वो कहां जाना चाहिए? खुद से सोचो, देश के सर्वोच्च नागरिक हैं, देश के प्रथम नागरिक हैं, तो उनका जो है चुनावी विवाद अगर होता है तो वो कहां जाएगा? भारत के महाधिवक्ता के पास, संसद के पास, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो वो विवाद जाता है हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। कहां जाता है? सुप्रीम कोर्ट के पास। ऑप्शन नंबर सी। ये आपको एग्जाम टाइम पे जो है आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को अटेंड करके रिवाइज करना है और चेक करना है कि आपकी तैयारी जो है कहां तक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति अपने चुनाव विवाद की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए थे? अभी हमने क्या कहा था कि राष्ट्रपति से संबंधित यदि कोई विवाद होता है तो कहां जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया, यदि राष्ट्रपति से संबंधित कोई चुनाव में विवाद आता है तो सर्वोच्च न्यायालय तो जाएगा ही, लेकिन ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो गए भी हैं? उसका करेक्ट आंसर आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। जाकिर हुसैन, बीवी गिरी, फरुखुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीवी गिरी। ठीक है, बीवी गिरी जो है उनके चुनाव में जब विवाद आया था वो सुप्रीम कोर्ट गए भी थे। ठीक है, राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से कितने समय तक के लिए कार्यकाल में रहते हैं? हमने जब लास्ट क्वेश्चन अटेंड किया था उसमें भी देखा था, जिस दिन वह चुना जाता है, जो संसद द्वारा तय किया गया हो, जिस दिन वह अपना पद ग्रहण करता है, जो चुनाव आयोग द्वारा तय किया हो। हमने अभी लास्ट क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में देखा था कि राष्ट्रपति जो है जिस दिन से अपने पद को ग्रहण करते हैं उससे 5 वर्षों तक जो है उनका कार्यकाल रहता है। उनका कार्यकाल पद ग्रहण से कब तक रहता है? 5 साल तक, 5 वर्षों तक रहता है। तो कहां से रहता है? अपने पद ग्रहण से। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा जो है किसे संबोधित करते हैं? यदि भारत के राष्ट्रपति को इस्तीफा देना है तो वो किसे देंगे? ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष, बी, भारत के उपराष्ट्रपति, सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या डी, भारत के प्रधानमंत्री। टू whom does the president of India address his resignation? तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो अपना रेजिग्नेशन किसे देते हैं? आपको बताना है स्पीकर ऑफ लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनमें से कौन से जो है, किन को राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा देते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी वुड बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? यदि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाना है तो कैसे हटाया जाएगा और अनुच्छेद किसमें इसका प्रावधान किया गया है और कौन जो है उनको हटा सकता है? तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए अनुच्छेद आर्टिकल 61 में जो है प्रावधान है, ठीक है, जिसको महाभियोग के नाम से जाना जाता है और ये संसद द्वारा जो है पारित होता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर संसद। यदि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कोई विवाद है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। यदि राष्ट्रपति को हटाना है या महाभियोग की प्रक्रिया चलानी है तो वो कहां से प्रारंभ होगी? संसद के किसी भी सदन से। संसद के किसी भी सदन से जो है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया यानी महाभियोग अनुच्छेद 61 में जो दिया गया है उसका प्रावधान देखने के लिए मिलते हैं, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाभियोग की प्रक्रिया जो है बताई गई है? राष्ट्रपति को हटाने की प्रावधान जो है अभी मैंने बताया था आपको, राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है महाभियोग संसद में प्रारंभ होती है, संसद के किसी भी सदन में, और अनुच्छेद 61 में, आर्टिकल 61 में देखने के लिए मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का भी करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्टिकल नंबर 61 ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए बात वही पूछ रहा है, फैक्ट उतना ही पूछा जा रहा है, बस क्या हो रहा है अलग अलग एग्जाम्स में जो है टाइम टाइम पर लैंग्वेज चेंज करी जा रही है, लेकिन तीनों ही क्वेश्चन में बात कही गई है तो किसकी कही गई है? आपको महाभियोग की कही गई है। अब उससे संबंधित आर्टिकल दे देंगे, फिर पूछेंगे इसमें क्या है, फिर अगर उसे आर्टिकल दे दिया महाभियोग शब्द दे देंगे तो पूछेंगे कहाँ प्रारंभ किया जाता है, बट चीजें उतनी की उतनी ही है। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले किस माध्यम से हटाया जा सकता है? तो जाहिर सी बात है अभी हम जिस पे डिस्कस कर रहे थे महाभियोग, ठीक है, थ्रू इम्पीचमेंट, है ना, ये महाभियोग के बारे में अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव शुरू करने की शक्ति किसके पास है? अभी आपको बताया था संसद, संसद के दोनों सदन, संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलानी है तो उसका निर्णय हमारी संसद लेती है। तो संसद के दोनों सदन में कहीं पे भी इस प्रक्रिया को आरंभ किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हम इन क्वेश्चंस को ज्यादा स्पीड में इसलिए करा रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर किसके द्वारा महाभियोग चलाया जाता है? देखिए बार बार महाभियोग की बात कही जा रही है, राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के ऊपर। यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन पर क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, लेकिन कौन चलाएगा ये देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या संसद के दोनों सदन। तो संसद के दोनों सदनों में जो है किसी में भी महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ कही जा सकती है। भारत के उपराष्ट्रपति को क्या देते हैं? वो अपना इस्तीफा देते हैं, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश का क्या है राष्ट्रपति से कि भाई उनके चुनाव में कोई भी व्यवधान आता है तो सुप्रीम कोर्ट में जो है विवाद को उठाया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए कम से कम कितने दिनों के पूर्व सूचना आवश्यक है? सिर्फ महाभियोग से देख रहे हैं आप, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस बन गए हैं और बस थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दिए। तो महाभियोग आपको पता होना चाहिए और राष्ट्रपति तो खुद में ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमें सारे फैक्ट राष्ट्रपति से रिलेटेड पता होना चाहिए। तो 7 डेज बिफोर बताना है, 14 डेज बिफोर, 21 डेज बिफोर या 30 दिन पहले। यदि आप राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाने वाले हैं तो उनको क्या करना है? आपको 14 दिन पहले जो है बता देना है। कब बता देना है बच्चों? 14 दिन पहले ही बता देना है, बिफोर 14 डेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है,
निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन मंडल का हिस्सा है लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? ठीक है, महाभियोग से ही बार बार क्वेश्चंस बन रहे हैं। आई थिंक अभी तक 8 और 10 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो साक्षी थे, राष्ट्रपति के चुनाव में तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जब महाभियोग की प्रक्रिया चलती है तो उनकी भागीदारी नहीं होती है। तो मैंने जैसा कि बताया कि आपके राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन शामिल होता है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। वहीं जब महाभियोग की प्रक्रिया आती है तो उसमें होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। आपकी विधानसभा जो है पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। ठीक है, तो लोकसभा महाभियोग में होती हैं, राज्यसभा महाभियोग में होती हैं, और राज्य की जो विधान सभाएं जो हैं वो उसका भाग नहीं होती हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे राज्यों की विधान परिषद, इसमें क्वेश्चन में नोटिस ये करना है कि हालांकि विधान परिषद भी महाभियोग में भाग नहीं लेता, लेकिन क्वेश्चन में नोटिस करने वाली बात यह है कि जो निर्वाचक मंडल का हिस्सा तो है लेकिन महाभियोग का नहीं है। तो विधान परिषद तो निर्वाचन में थी नहीं, है ना, तो सॉरी, हाँ, विधान परिषद तो निर्वाचन में भी नहीं थी तो महाभियोग में भी नहीं है। वहीं लेकिन विधानसभा जो है वो निर्वाचन में तो थी लेकिन महाभियोग में नहीं है। विधानसभा निर्वाचन में तो थी लेकिन महाभियोग में नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका होगा करेक्ट आंसर। चलिए, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग जो होता है वो कैसी प्रक्रिया है? एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, कार्यपालिका की प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया या फिर विधायी प्रक्रिया है? तो ना तो ये न्यायिक प्रक्रिया है, ना विधायक प्रक्रिया है, ना कार्यपालिका प्रक्रिया है, ये है बच्चों आपकी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का? ए। ठीक है, राष्ट्रपति का पद कितने समय के भीतर भरा जाना चाहिए? राष्ट्रपति के पद के जो रिक्ति होती है तो कितने समय में उसे भर लेना चाहिए वो बताना है। 90 दिनों के भीतर, 6 महीने के भीतर, 9 महीनों के भीतर या फिर 1 वर्ष के भीतर? देखिए, हमें पता है कि जब हमारी संसद चलती है तो उसमें हमारे 3 सत्र होते हैं और 2 सत्रों के बीच में अधिकतम जो है गैप हो सकता है वो होता है 6 महीने का। ठीक है, 6 महीने के भीतर जो है राष्ट्रपति की यदि पद रिक्ति हो गई है तो चुनाव करवा लेना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, यदि राष्ट्रपति के पद पर कार्यकाल समाप्ति के अलावा किसी अन्य कारण से रिक्ति उत्पन्न होती है तो चुनाव कितने समय के भीतर होने चाहिए? ठीक है, कार्यकाल की समाप्ति नहीं हुई है बच्चों, कार्यकाल की समाप्ति नहीं हुई यानी पूरा 5 साल उन्होंने पूरा नहीं किया है और पद रिक्ति हो गई है तो उस पद रिक्ति को कितने दिन में कंप्लीट जो है कर लेना चाहिए? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, रिक्ति की तिथि से 6 महीने के भीतर। ऑप्शन नंबर बी, रिक्ति की तिथि से 1 वर्ष भीतर। रिक्ति की तिथि से 9 महीने भीतर और रिक्ति की तिथि से 7 महीने के भीतर। क्या होगा करेक्ट आंसर? हमने प्रीवियस इसी क्वेश्चन को अटेंड किया है। ठीक है, अभी हमने प्रीवियसली इसी क्वेश्चन को किया है। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज की है, बाकी फैक्ट वही पूछा जा रहा है। ठीक है, फैक्ट वही पूछा जा रहा है। अब देखते हैं, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, यदि त्याग पत्र देते हैं, हटाए जाने के किसी अन्य कारण से अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति कितने समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं वो बताइए। अब देखिए, हमने कहा था कि यदि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, ठीक है, तो उनका इलेक्शन कितने टाइम में हो जाना चाहिए भाई? 6 महीने में हो जाना चाहिए। अब 6 महीने तक उनके पद पर कोई नहीं है तो कोई तो काम करेगा उनकी पद रिक्ति के समय। तो पद रिक्ति के समय जो काम करेंगे वो कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति करेंगे। यदि देखो राष्ट्रपति नहीं है तो कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। यदि उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो कौन करेंगे? हमारे सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। अगर वो भी नहीं होते हैं इन एनी केस तो क्या होगा?
सर्वोच्च न्यायालय में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं वो उस पद को धारण करेंगे। आप समझ रहे हैं राष्ट्रपति का पद जो है कितना वैल्यू रखता है कि उसे खाली नहीं छोड़ सकते हम, ठीक है। तो यदि राष्ट्रपति हमारे प्रेसिडेंट नहीं है तो कौन आएगा, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, उपराष्ट्रपति आएंगे। यदि उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन आएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यदि वो भी नहीं है तो कौन आएंगे, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है। तो इस तरीके से सीक्वेंस रहेगा, लेकिन राष्ट्रपति के पद को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। तो अभी हमने कहा था कि राष्ट्रपति यदि पद पर नहीं है तो 6 महीने में जो है नई रिक्ति, उसे जो चुनाव हो जाना चाहिए और उस पद की रिक्ति को समाप्त करना चाहिए। तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो राष्ट्रपति होंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे, तो वो कब तक रह सकते हैं, 6 महीने में, क्योंकि 6 महीने के बाद तो जाहिर सी बात है नए राष्ट्रपति को पद पे लाया ही जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए कि पद पर रहते दौरान, पद के दौरान ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनका निधन हो गया था। ये प्रावधान हमारे संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन क्या कभी ऐसा भी हुआ है, क्या कोई ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जिनका जो है निधन हो गया है। क्या ऐसे कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं जिन्होंने फिर एज अ राष्ट्रपति जो है कार्यभार संभाला है। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 अब देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। यदि भारत के राष्ट्रपति के पद पर मृत्यु, त्याग पत्र या हटाने के कारण रिक्ति हो जाती है तो उस पद को कौन ग्रहण करेगा। हमने बताया था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो सीनियर जज होंगे वो, ठीक है। हाँ जी, तो इनमें से अगर राष्ट्रपति नहीं है तो कौन आएंगे, उपराष्ट्रपति। क्या ऐसे कोई उपराष्ट्रपति हैं जिनको ऐसा मौका मिला हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट होते हुए उन्होंने एज अ राष्ट्रपति, एज अ प्रेसिडेंट आपने काम किया है, बताइए। चलिए, यदि भारत के राष्ट्रपति के पद पर रिक्ति हो और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, मैंने बोला था कि राष्ट्रपति भी नहीं है हमारे अवेलेबल और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। राज्यसभा के उपाध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी, लोकसभा के अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी हमने बताया था कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट आंसर, कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, वो आएंगे एज ए राष्ट्रपति काम करने के लिए, ठीक है। चलिए, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। यदि बच्चों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त होता है तो कौन काम करेगा एज अ राष्ट्रपति, बताइए। हमने अभी क्वेश्चन अटेंड किया था कि भाई हमारे राष्ट्रपति भी अवेलेबल नहीं है, हमारे उपराष्ट्रपति भी अवेलेबल नहीं है, तो कौन पद धारण करेगा, जाहिर सी बात है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए कि यदि प्रेसिडेंट हमारे अवेलेबल नहीं है तो कौन काम करेगा, वाइस प्रेसिडेंट करेंगे, ये भी अवेलेबल नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करेंगे, अगर ये भी नहीं है तो वरिष्ठतम जो है जज है, जो न्यायाधीश है, वो कार्य करेंगे, ठीक है। तो आपको मुझे बताना है ऐसे कितने राष्ट्रपति हैं जिनकी पद रिक्ति हुई थी, जिनका निधन हो गया था अपने कार्यकाल में ही, ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताना है आपको, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन एंड आपको मुझे ये बताना है क्या ऐसे कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं जिन्होंने ऐसा प्रेसिडेंट काम किया है, ठीक है। और अब आपको जब प्रेसिडेंट चल ही रहा है टॉपिक, तो आप मुझे ये बताएंगे कि वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं वो कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं, वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो वही होंगे आज के स्टूडेंट ऑफ द डे, ठीक है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर तो आपका एग्जाम डिसाइड करेगा, बट स्टूडेंट ऑफ द डे आज हम देखेंगे हमारी क्लास में कौन रहेगा। टेक्निकल इशू के लिए तहे दिल से मैं माफी चाहूंगी, बाकी कल क्लास आपकी इसी टाइम पे होगी, सेम टाइम सेम जगह, और टॉपिक भी आपका
सेम रहेगा, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों जो है रिपीटेडली पूछे जाते हैं। मैंने एक भी क्वेश्चन बच्चों इसीलिए नहीं हटाया कि हर क्वेश्चन में ना फैक्ट एक ही पूछा जा रहा है, बट थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की जा रही है, तो आप जो है अवगत होने चाहिए कि एग्जामिनर आपके साथ किस तरीके से आपको भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल फ्रूटफुल रहने वाले हैं। तो ये जो पूरी सीरीज है आपको सीक्वेंस वाइज एक बार देख लेनी है और खुद को चेक करना है कि आप कितने क्वेश्चंस जो है खुद से अटेंड कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, बाकी मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास बहुत बेहतर और शानदार लगी होगी। तो उसके लिए यदि आपको क्लास हेल्पफुल लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना जो सुझाव है वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए, आज के लिए बस आज क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।